हेलो एवरीवन। आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। इस यूनिट को हमारे सिलेबस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट या सामान्य उपयोगी प्रशीतन निकाय के नाम से संबोधित किया गया है। तो इस यूनिट बेसिकली टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट में हम कॉमनली यूज़ होने वाले रेफ्रिजरेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे कि बेसिकली रेफ्रिजरेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं और उनके उपयोग क्या हैं। तो देखिए, रेफ्रिजरेंट एक ऐसा वर्किंग मीडियम होता है हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग साइकिल में, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने में हमें हेल्प करता है इवोपरेटर में, और कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जो होता है वो हीट को डिस्चार्ज करने का काम करता है। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है आपका एक्सपांसन वाल्व और आपका कैपिलरी ट्यूब में। ओके, एक्सपांसन वाल्व मतलब कि कैपिलरी ट्यूब और कंप्रेसर में। ओके, तो आइए हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से और रेफ्रिजरेंट जो है वो किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है। हम आइए देखते हैं इन सारी चीज़ों को। देखिए, ये जो है टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो रहते हैं वो बहुत से प्रकार के होते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक रहते हैं रेफ्रिजरेंट, कुछ ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट रहते हैं और कुछ नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स रहते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। तो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? द रेफ्रिजरेंट्स अंडर दिस ग्रुप वर यूनिवर्सली यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोकार्बन ग्रुप। They are still used for different purpose due to their inherent thermodynamic and physical properties। तो देखिए, जो इनऑर्गेनिक जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो एक तरह से देखा जाए तो सामान्यतः वो हमें उपलब्ध रहता है नेचर में। जैसे कि देखिए, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट जो हैं, वो देखिए इसके एग्जांपल्स में क्या क्या है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अमोनिया, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो देखिए इन सब के डेजिग्नेशंस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। डेजिग्नेशंस में देखिए नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट यहाँ पर लिखा हुआ है 717, मतलब अमोनिया को हम 717 से संबोधित करते हैं। ओके, और केमिकल नेम इसका क्या होता है? NH3 होता है। केमिकल फॉर्मूला आइस प्लांट में हम इसे यूज करते हैं, किसे? अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट। वाटर जो है इसका जो है डेजिग्नेशन जो है वो क्या है? 118। ओके, केमिकल नेम क्या है? H2O। और कहाँ पर यूज किया जाता है? इन स्टीम रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, 729 मतलब कि रेफ्रिजरेंट का नाम है एयर। ओके, केमिकल नेम इसका कुछ लिखा नहीं गया है क्योंकि एयर मतलब कि इसमें सारी चीजें मिक्स होंगी, कुछ मात्रा नाइट्रोजन, कुछ मात्रा ऑक्सीजन, कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। ओके, तो इसमें अदर भी मिसलेनियस टाइप्स ऑफ गैसेस जो हैं वो मिक्स होंगे। ओके, केमिकल फॉर्मूला जो है इसका वो क्या है? फॉर एरोप्लेन रेफ्रिजरेशन, मतलब कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? एरोप्लेन में रेफ्रिजरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट का देखिए डेजिग्नेशन नंबर क्या है? 744। और रेफ्रिजरेंट का जो नाम जो है वो क्या लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, केमिकल नेम है CO2। कहाँ पर उपयोग किया जाता है? इसे उपयोग किया जाता है शिप रेफ्रिजरेशन में। ओके, जहाजों के रेफ्रिजरेशन प्रशीतन निकाय के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 764 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इसका उपयोग भी कहाँ पर किया जाता है? शिप रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। तो बेसिकली ये जो जितने भी आपको 5 प्रकार के यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है? इनऑर्गेनिक टाइप के रेफ्रिजरेंट्स हैं। ओके, आइए अब हम अगला डायग्राम देखते हैं। ये हमारा अगला डायग्राम है। तो इस डायग्राम को जैसा कि हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड, रेफ्रिजरेंट्स करेंटली बीइंग यूज्ड। ओके, तो देखिए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पर देखिए R134A हाइड्रोकार्बन्स लिमिटेड। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका इक्विपमेंट का नाम लिखा हुआ है कि क्या क्या इक्विपमेंट है और उसमें कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यहाँ पर यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो, विंडोज एंड स्प्लिट टाइप एयर कंडीशन यूनिट। तो विंडो मतलब विंडो एयर कंडीशन और स्प्लिट एयर कंडीशन, ये दोनों एयर कंडीशन में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है? R22 या R134A। ओके, R134A जो है ये क्या है? इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, और A जो है यहाँ पर आइसोमर को डिनोट करता है। ओके,
डिस्प्ले कैबिनेट एंड रेफ्रिजरेटेड और चिल्ड फर्नीचर। ओके, तो ऐसे जगह पर कौन कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है? R134A, R502, R404A, R408C, R22। ओके, तो इतने सारे प्रकार के यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ओके, कोल्ड रूम्स में जैसे लार्ज चेस्ट फ्रीजर्स एंड कोल्ड रूम्स, मतलब डीप फ्रीजर या कोल्ड रूम्स में कौन से रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है? R502 या R22 का उपयोग किया जाता है। ओके, या अमोनिया का भी यूज़ करते हैं। ओके, लार्ज स्प्लिट टाइप एयर कंडीशन, मतलब जो सेंट्रल लोड एयर कंडीशन जो रहता है, जिसमें कि स्प्लिट एयर कंडीशन के अलग अलग पॉइंट दिए रहते हैं और उसका जो आउटडोर यूनिट रहता है वो किसी एक जगह पर बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और बहुत ही बड़े साइज का रहता है। तो लार्ज स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है वहाँ पर कौन कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है? R22, R407A। ओके, और वाटर चिलर सिस्टम, व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मतलब जैसे आइसक्रीम पार्लर जो रहते हैं, कुछ मूवेबल आइसक्रीम पार्लर्स रहते हैं। ओके, ऐसा बहुत से ऐसे मेट्रो सिटीज़ में हमें देखने को मिलता है, या आजकल आम शहरों में भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर बहुत से कोल्ड ड्रिंक्स या ब्रेवरेजेस जो है हमें बहुत ही कम टेम्परेचर में हमें देखने को मिलता है। तो वैसे वाटर चिलर्स या व्हीकल एयर कंडीशन सिस्टम्स में कौन कौन से प्रकार के रेफ्रिजरेंट यूज़ किए जाते हैं? R407C या R134A। देखिए, ये जो टेबल है, ये टेबल आपको ये बताना चाह रहा है कि कितने प्रकार के रेफ्रिजरेंट होते हैं और वो रेफ्रिजरेंट जो है वो किन किन जगह पर मुख्यतः वो उपयोग में आते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, कुछ हमारे और भी डायग्राम्स को हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी एक डायग्राम है जहाँ पर कि ये हीट एक्सचेंजर, कंप्रेसर, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट सर्किट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट सर्किट। तो देखिए, यहाँ पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को बेसिकली ये दर्शा रहा है ये डायग्राम। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसा रेफ्रिजरेंट जो कि किसी भी टेम्परेचर को कम करने के लिए सक्षम हो। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट मतलब कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, इसके नाम से ही ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि वो एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जिसे कि पहले जो है हमें किसी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से हमें कूल करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ही ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है वो एक्टिव होगा और वो अपना काम जो है कर पाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। ओके, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का मतलब ये हुआ, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का एक्चुअली डेफिनेशन ये है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर द रेफ्रिजरेंट्स व्हिच डायरेक्टली टेक द पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एग्जांपल फ्रीऑन 12, अमोनिया एक्सेट्रा। ठीक है, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का ये डेफिनेशन है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स आर फर्स्ट कूल्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स एंड फर्दर यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस। The secondary refrigerants are commonly used in all big commercial and industrial refrigeration plants. Okay, तो ये हो गया आपका दोनों डेफिनेशन, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि देखिए कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट जो है देखिए निकल रहा है। रेफ्रिजरेंट यहाँ पर क्या चीज़ है? बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में है। यहाँ से निकलने के बाद में देखिए ये जो है कहाँ जा रहा है? कंडेंसर में जा रहा है। कंडेंसर में देखिए ये ठंडा होने के बाद में ये कहाँ पर जा रहा है? एक्सपांसन वाल्व, और एक्सपांसन वाल्व के बाद में ये इवोपरेटर की तरफ में आगे की ओर बढ़ रहा है। ओके, और ये आगे की ओर बढ़ने के बाद में फिर से ये जैसे टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करके वापस जो है ये इवोपरेटर के बाद में कंप्रेसर की ओर ये आगे बढ़ जाएगा। अगेन कंप्रेसर से फिर कंडेंसर, कंडेंसर से फिर ये एक्सपांसन और इवोपरेटर, इवोपरेटर से देन अगेन कंप्रेसर में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट सर्किट यहाँ पर लिखा हुआ है, हीट एक्सचेंजर लिखा हुआ है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट सर्किट लिखा हुआ है, सब्सटेंस बीइंग कूल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये पंप है। ठीक है, पंप क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को एक पोजीशन से दूसरे लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंचाने का काम करता है पंप। ओके, कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेस करने का काम करता है रेफ्रिजरेंट को। ओके, सब्सटेंस बीइंग कूल्ड, ठीक है, किस सब्सटेंस को कूल करना है, मतलब कि उस सब्सटेंस को हम यहाँ पर रखेंगे और इसके अगल बगल में क्या चीज़ है? इवोपरेटर के कॉइल्स हैं, कूलिंग कॉइल्स यहाँ पर लगी हुई हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का डायग्राम। ओके, तो आइए हम चलते हैं अगले, अब हम डायग्राम की तरफ में बढ़ते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रेफ्रिजरेंट को बेसिकली दो तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। पहला है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट।
प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में देखिए दीज आर द रेफ्रिजरेंट्स विच कूल द सब्सटेंस और स्पेस डायरेक्टली बाय एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट। ओके, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, ये एक ऐसा रेफ्रिजरेंट होता है जो कि किसी भी स्पेस को डायरेक्टली जो है कूल करता है वहाँ के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके, और टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और वो क्या करता है, लेटेंट हीट को फॉलो करता है। लेटेंट हीट मतलब कि अपने फेस को चेंज कर देता है, मतलब टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और रेफ्रिजरेंट जो रहता है वो लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अगला सेकंड पॉइंट है, इट एब्जॉर्ब्स हीट ड्यूरिंग इवोपरेशन इन द इवोपरेटर एंड रिलीजेस हीट एनर्जी ड्यूरिंग कंडेंसेशन इन कंडेंसर। ओके, मतलब कि ये क्या करता है, इवोपरेटर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर में हीट एनर्जी को ये रिलीज करता है, डिस्चार्ज करता है। ओके, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सपांसन सिस्टम। ये डायरेक्ट एक्सपांसन सिस्टम के नाम से भी ये जाना जाता है। ओके, और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो देखिए ये क्या क्या बताया जा रहा है, अमोनिया है, फ्रियोन है, SO2 है, CO2 है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतने तरह के आपके रेफ्रिजरेंट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जिन्हें कि हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को अभी हमने डायग्राम के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया है। दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स रेफ्रिजरेशन बाय अंडरगोइंग ए फेज चेंज प्रोसेस इन द इवोपरेटर। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इन रेफ्रिजरेशन प्लांट ए सेकेंडरी कूलेंट इज यूज्ड एज कूलिंग मीडियम which absorb heat from refrigerated space and transfer to primary refrigerant in evaporator. Secondary refrigerant are also known as under the name of brine and antifreezers. Okay, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो रहता है उसे बेसिकली हम पहले कूल करते हैं उसे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा, देन हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को कूल करने के लिए हम किसी और जगह पर हम उपयोग लेने का काम करते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहेंगे। ओके, ये डायग्राम से भी क्लियर हुआ है जो अभी हमने पिछले डायग्राम देखा था। आइए अब जो है हम नेक्स्ट फिगर की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, देखिए रेफ्रिजरेंट्स को यहाँ पर भी देखिए दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स, दूसरा है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स में देखिए लिखा हुआ है यूज डायरेक्टली एज वर्किंग फ्लूइड अंडरगोज फेज चेंज। ठीक है, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को देखो यहाँ पर दो पार्ट में बिल्कुल इजी तरीके से बताया गया है कि पहला तो ये है कि ये डायरेक्टली यूज किया जाता है और ये फेज को चेंज करता है, मतलब लेटेंट हीट को फॉलो करता है। ओके, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या बताया जा रहा है, लिक्विड्स दैट आर यूज टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में हम लिक्विड को यूज करते हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और यहाँ पर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में सबसे बड़ी बात क्या लिखी हुई है, नॉट अंडरगो एनी फेज चेंज। ओके, ये लेटेंट हीट को फॉलो नहीं करता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फेज चेंज नहीं होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में। ओके, ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए अब हम अगले डायग्राम की तरफ में बढ़ते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स के बारे में। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स जो है इट इज़ ए वर्किंग मीडियम विच इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग द सब्सटेंस बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लेटेंट हीट। ओके, तो ये क्या है, डायरेक्टली कूलिंग करने का काम करता है और ये लेटेंट हीट के सिद्धांत पर काम करता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। एग्जाम्पल में देखिए हमने पहले भी पढ़ लिया है, जैसे कि अमोनिया NH3 होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2 होता है और फ्रियन 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में भी लिखा हुआ है कि इसमें किसी प्रकार का फेज चेंज टेक्निक नहीं होता है और ये इनडायरेक्टली यूज किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को हम पहले कूल करने का काम लेते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का हम जो है काम लेते हैं। ओके, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज अ सब्सटेंस ऑलरेडी कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ओके, ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट एक ऐसा रेफ्रिजरेंट होता है जो कि पहले से ही प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से ये कूल किया जाता है। ओके, और एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर यह आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब जो है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के पार्ट हैं। ओके, दिस रेफ्रिजरेंट्स कूल द सब्सटेंस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ देयर सेंसिबल हीट। ओके, तो सेंसिबल हीट में ये काम करता है, मतलब कि सेंसिबल हीट मतलब कि अपने फेस को चेंज नहीं करेगा, केवल ये या तो बहुत ही कूल होगा या तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगा, मतलब कि अपने फेस को चेंज नहीं करेगा, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये लिक्विड है तो लिक्विड में ही रहेगा, गैस है तो गैस में ही रहेगा। सेंसिबल हीट का मतलब ये हुआ। ओके,
ये अपने फेस को चेंज नहीं करेगा, अपने फेस में ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ओके, आइए अब हम अगले डायग्राम की तरफ में बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स कि एक स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेंट के क्या क्या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होने चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इट शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, उसका क्या होना चाहिए, कम से कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट में इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या समझते हैं, ये एक ऐसा फेस होता है जिसमें कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है हमारा वर्किंग मीडियम। ओके, और फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है हमारा वर्किंग मीडियम। मतलब दोनों ही क्या है, लेटेंट हीट को फॉलो करते हैं, फेस चेंज को फॉलो करते हैं। ओके, लिक्विड से गैस और लिक्विड से सॉलिड। ओके, इवोपरेटिव प्रेशर, इट शुड बी अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इवोपरेटिव प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक मतलब सराउंडिंग के प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। कंडेंसिंग प्रेशर ये क्या होना चाहिए, इट शुड हैव लो कंडेंसिंग प्रेशर, ये कंडेंसिंग प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट शुड हैव हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ओके, क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट शुड बी अबव द कंडेंसिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कंडेंसिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी, इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है COP हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रनिंग कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल, सो हायर द COP लोअर विल बी द रनिंग कॉस्ट। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि COP जो है वो डायरेक्ट जो है वो इफेक्ट करता है रनिंग कॉस्ट के। रेफ्रिजरेटर का जो एनर्जी मीटर है, जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि 1 लीटर अगर वाटर को अगर आप आइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका कॉस्ट आएगा, सिमिलरली है कि 5 लीटर के अगर आप वाटर को अगर आप आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो डेफिनेटली 5 लीटर का ज़्यादा होगा। ओके, तो ये जो है रनिंग कॉस्ट जो है एनर्जी मीटर के थ्रू, मतलब एनर्जी कंजप्शन, करंट कंजप्शन, बिजली की जो खपत है वो क्या है, ज़्यादा दिखाई जा रही है ना। तो जितना ज़्यादा COP रहेगा, मतलब COP जितना ज़्यादा रहेगा उतना लोअर क्या रहेगा, रनिंग कॉस्ट रहेगा, उतना लो क्या रहेगा, एनर्जी कंजप्शन रहेगा। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना लो एनर्जी कंजप्शन रहेगा उतना हाई COP रहेगा। इस तरह से अगर आप समझें तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान होगा। ओके, कि जितना ज़्यादा COP रहेगा उतना कम एनर्जी कंजप्शन, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा। ओके, आइए अब हम अगले डायग्राम की तरफ में बढ़ते हैं। ओके, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड रेफ्रिजरेंट, तो देखिए यहाँ पर बहुत से प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, तो देखिए पहला जो है लो बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरा जो है लो फ्रीजिंग पॉइंट है, वही सारे पॉइंट्स को देखिए यहाँ पर रिपीट किया गया है। और थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव गेज प्रेशर इन कंडेंसर एंड इवोपरेटर बट नॉट वेरी हाई। ओके, जो गेज प्रेशर जो है वो कंडेंसर और इवोपरेटर में पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ओके, चौथा है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर 5 केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताया गया है। पहला है नॉन टॉक्सिक, दूसरा है नॉन फ्लेमेबल, और आपका ये जो अगला जो दिख रहा है यहाँ पर वो क्या है, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोजिव लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है नॉन कोरोसिव, ठीक है, नॉन कोरोसिव लिखा हुआ है। फोर्थ जो है वो है केमिकली स्टेबल। ओके, फिफ्थ जो है नो अफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट्स। ओके, किसी प्रकार से स्टोर्ड प्रोडक्ट्स में किसी प्रकार का कोई क्वालिटी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट की, जैसे कि वो जहरीला नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, इनफ्लेमेबल या नॉन एक्सप्लोजिव होना चाहिए, ठीक है, और एंटी रस्ट होना चाहिए, उसमें जंग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब कि किसी और न्यू स्पीसीज के साथ में वो अपने प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए उसके साथ रिएक्ट ना करें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि हम उसे आसानी से स्टोर कर सकें, ठीक है, ये इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ना ये अगले को देखते हैं हम। ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखा हुआ है। टॉक्सिसिटी मतलब कि जहरीला पदार्थ नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, इट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। कोरोसिवनेस, इट शुड नॉट बी कोरोसिव,
एंड शुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मटेरियल्स यूज्ड इन इक्विपमेंट्स, ठीक है। मतलब जंग नहीं लगना चाहिए और किसी भी प्रकार से वो ऐसे किसी भी मटेरियल पर रिएक्ट ना करें जिससे कि कोई भी मटेरियल जो है वो ख़राब हो, जंग लग कर के उस मटेरियल की जो लाइफ है, जो ड्यूरेबिलिटी है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए कोरोसिवनेस को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखिए बेसिकली इस यूनिट में हम रेफ्रिजरेंट्स के बहुत ही छोटे से छोटे पार्ट को भी हम स्टडी कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेंट कैसा होना चाहिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं वो इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पाते हैं। देखिए रेफ्रिजरेंट तो आप बहुत से ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले जो रेफ्रिजरेंट हैं वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम उसे एक स्टैंडर्ड मापदंड में रखते हुए ऐसे रेफ्रिजरेंट्स को हम जो है प्रिपेयर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी भी आज की भी डेट में अगर आप देखें, रिसर्च की अगर हम बात करें, तो हम और ज़्यादा बेहतर और अच्छा इम्प्रूव्ड रेफ्रिजरेंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस हम करने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से हम जो है रेफ्रिजरेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे हम और अच्छे से हम कैसे कर पाएँ, ठीक है। तो उसमें लगातार निरंतर बहुत से रिसर्च, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स उसमें चलते रहते हैं डे टू डे में, ओके। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट है फ्लेमेबिलिटी, मतलब कि ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में अगर कहीं स्पार्क होता है या ब्लास्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट शुड बी इनर्ट एंड शुड नॉट कैच फायर व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, ओके। फिर अगला है मिसिबिलिटी विथ ऑयल, इट शुड नॉट रिएक्ट विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ऑयल के साथ में से लुब्रिकेशन में जो यूज़ होता है, जो ऑयल जो है कंप्रेसर के अंदर में भरा हुआ रहता है, तो उस ऑयल के साथ में ये जो है रिएक्शन ना करे, क्योंकि अगर ये रिएक्शन करेगा तो ऑयल को एक के साथ में मिक्स होकर के क्या करेगा कि कैपिलरी ट्यूब तक के चला जाएगा कंडेंसर कॉइल के थ्रू, और ये कैपिलरी ट्यूब को क्या कर देगा, चोक कर देगा, जिसके कारण से हमारा जो COP जो है, परफॉर्मेंस जो है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा, और हमारा जो मशीन है वो भी क्या हो सकता है, डैमेज होने की कंडीशंस ज़्यादा होगी, ओके। अगला पॉइंट है केमिकली स्टेबल एंड इनर्टनेस, ओके। इसमें लिखा हुआ है इट शुड बी केमिकली स्टेबल फॉर ऑपरेटिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके। इसका केमिकली स्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि किसी भी न्यू स्पीसीज के साथ में ये कांटेक्ट करके एक नया स्पीसीज बनाने की इसमें जो क्षमता है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये हमेशा न्यू स्पीसीज बनाने का कोशिश करता रहेगा, तो हमेशा ये प्रोडक्ट को क्या करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा। तो इसलिए केमिकली इसे क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और इनर्टनेस होना चाहिए, ओके, जिससे कि ये किसी भी अन्य स्पीसीज के साथ में रिएक्शन करने की क्षमता इसकी जो है वो ना के बराबर हो, ओके। ये अगला डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, तो देखिए रेफ्रिजरेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेंट की अलग अलग देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पर बांटने का प्रयास किया गया है, जैसे कि बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए प्योर फ्लूइड्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना। प्योर फ्लूइड्स में जाएंगे तो सिंथेटिक और नेचुरल। सिंथेटिक का मतलब हुआ जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया है, ह्यूमन मेड है, ठीक है। और नेचुरल में देखिए दोनों आते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोकार्बन्स हो गया, और इनऑर्गेनिक मतलब कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें। और इनऑर्गेनिक में ही देखिए क्रायोजेनिक भी और नॉन क्रायोजेनिक भी आते हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक मतलब कि मोर देन -100 डिग्री सेल्सियस, मतलब -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, मतलब -110, 120, 150, -200, -300, इस टाइप के टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक का मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को हम बिलो -100 डिग्री सेल्सियस में हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक में भी 2-3 एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि NH3 दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, नेचुरल के अंतर्गत आते हैं। और सिंथेटिक में अगर देखा जाए तो देखिए CFCS दिया हुआ है, जो कि R12 और फ्रीऑन 12 के बारे में बताया हुआ है। HCFCS दिया हुआ है जो कि R134A, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेफ्रिजरेंट है, R134A। HFCS दिया हुआ है R23, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, देखिए आप बेसिकली देखेंगे कि जितने भी प्रकार के रेफ्रिजरेंट्स हैं उसमें या तो कार्बन या नहीं तो फिर हाइड्रोजन के तत्व वहाँ पर मौजूद आप देखते हैं, ठीक है, या नहीं तो फिर क्लोरीन या नहीं तो फिर फ्लोरीन के जो तत्व हैं वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और एक कंपोनेंट आता है नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन का भी यहाँ पर आप मौजूदगी आप पाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ये सारी चीज़ों का मौजूदगी जो है अब किसी भी रेफ्रिजरेंट में आप जो है देखने को आपको मिल सकता है। एक है मिक्सचर, मिक्सचर में देखिए एजियोट्रॉपिक है और दूसरा है जियोट्रॉपिक है। तो ये एजियोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक के बारे में भी जो है हम जो है अभी आगे जो है जानकारी लेंगे। तो ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज रेफ्रिजरेंट के बारे में ये बताने का प्रयास किया गया है इस जगह पर। आइए अब जो है हम अगला डायग्राम देखते हैं। देखिए ये एक डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जैसे R134A लिखा हुआ है। तो हर एक एक लेटर का क्या मीनिंग है उस चीज़ को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। जैसे R जो है ये रेफ्रिजरेंट को डिनोट करता है, ओके। 1 जो है ये द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, -1 ओमिटेड 1 डिजिट इज 0, ठीक है। तो अगर 0 है वहाँ पर तो 1 जो है वो क्या हो जाएगा, उस जगह से हट जाएगा, ठीक है। जैसे R22, तो R22 के 22 के आगे क्या है, 0 है, तो वहाँ पर कार्बन का कंटेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। बट अगर 1 है तो वहाँ पर कार्बन कंटेंट भी होगा, ओके। अब 3 जो है ये द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है, +1। तो ये कितना रहेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1 रहेगा। जैसे 3 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितना रहेगा, +1, 3 + 1 4 रहेगा। तो यहाँ पर 4 जो है हाइड्रोजन एटम रहेंगे। 4 जो है देखिए द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। ये जो थर्ड लेटर जो रहेगा, डिजिट जो रहेगा, ये क्या रहेगा, फ्लोरीन एटम्स। जैसे R22 है तो 2 जो रहेगा, देखिए R22 के सामने में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन रहेगा। पहला जो उसके 0 के बाद जो पहला जो 2 रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो लास्ट वाला जो 2 रहेगा वो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स रहेगा, ओके। और ए जो रहेगा ये क्या रहेगा, लोअर केस लेटर डिनोट्स स्पेसिफिक आइसोमर, ठीक है। ये मतलब कि एक स्पेसिफिक आइसोमर को डिनोट करता है, और ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेशन, ठीक है। मतलब कि ये क्या रहेगा, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेशन के तहत में एक बेसिक एक आइसोमर की वैल्यू को ये डिनोट करता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप डायग्राम को आप बना लेंगे कॉपी में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट किस प्रकार से काम करता है, उसके हर एक एक लेटर के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोला जाएगा। तो ये डायग्राम को आप लोग ड्रॉ कर लेंगे और बना लेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे हम कहते हैं डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ओके। आइए अब जो है हम अगला डायग्राम देखते हैं। देखिए द रेफ्रिजरेशन साइकिल, ओके। तो देखिए रेफ्रिजरेटर जो है, देखिए यहाँ पर इवोपरेटर लिखा हुआ है। यहाँ पर बेसिकली देखिए आप देखेंगे कि जो रेफ्रिजरेशन का जो साइकिल है उसी साइकिल को देखिए यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर हो गया, ये आपका कंडेंसर हो गया, कंडेंसर के बाद में एक्सपांसन वाल्व, और ये जो है इवोपरेटर हो गया, ठीक है। इवोपरेटर में देखो वेपोराइज्ड एयर फ्यूल एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट लिखा हुआ है। इस इवोपरेटर के बाद में क्या बना हुआ है, कंप्रेसर बना हुआ है। कंप्रेस होने के बाद में अगेन देखो द कंप्रेसर इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द R12 फॉर बेटर कंडेंसेशन लिखा हुआ है, ओके। अब अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंडेंसर। तो हॉट कंप्रेस्ड R12 गिव्स ऑफ कलेक्टेड हीट व्हेन इट कंडेंसेस फ्रॉम अ गैस हाई प्रेशर एड कंडेंसेशन, ओके। कंडेंसर जो है ये क्या कर रहा है, हीट को डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ा करके, ओके। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक्सपांसन वाल्व में क्या लिखा हुआ है, लिक्विड R12 इज मीटर्ड इनटू द इवोपरेटर फॉर ऑप्टिमम वेपोराइजेशन एंड कूलिंग, ओके। तो इवोपरेट एक्सपांसन वाल्व में क्या लिखा हुआ है कि लिक्विड R12 जो है वो क्या है, यहाँ पर इवोपरेटर में जाने की लिए बिल्कुल रेडी है, और उसे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर ड्रॉप कर दिए हैं। और इसका जो टेम्परेचर है, प्रेशर ड्रॉप तो हम करें, और उसका सरफेस एरिया को बढ़ा करके हमने क्या किया, उसका जो टेम्परेचर जो है और ज़्यादा उस टेम्परेचर को भी ड्रॉप करे हैं, और प्रेशर को भी हमने ड्रॉप किया है। अब जो है ये इवोपरेटर में जाकर के हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने फेस को चेंज करेगा, और फिर आगे जो है ये कंप्रेसर की ओर जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रेफ्रिजरेशन का एक बहुत ही सिंपल सा ये साइकिल है, ओके। आइए हम अगला डायग्राम देखते हैं। देखिए
ये भी एक रेफ्रिजरेंट का ही डेजिग्नेशन है, जैसे कि R, M, N, P, ये सारी चीज़ों का हम इस न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करेंगे तो ये सारी चीज़ों से आप जो है 1 to 1 आप होंगे। मतलब कि ये R क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, M जो है नंबर ऑफ कार्बन होता है, N जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और P जो है नंबर ऑफ फ्लोरीन है। ठीक है, तो M को हम C से डिनोट करते हैं, N को हम H से डिनोट करते हैं, और P जो है ये नंबर ऑफ फ्लोरोन, F से हम फ्लोराइन, ओके, F से हम जो है डिनोट करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है याद करके रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर किस किस लिए उपयोग में लाई जाती है। ओके, आइए अब हम अगला डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी इथेन डेरिवेटिव्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे R134A का क्या क्या डेरिवेटिव्स है। जैसे R जो है ये रेफ्रिजरेंट को डिनोट करता है, 1 जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिनोट करता है, C3 जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, 4 जो है, मतलब इस तरह से आप लेटर को याद रखिए। R जो है ये पहला हो गया, 1 जो है दूसरा, 3 जो है थर्ड, और 4 जो है ये फोर्थ पोजीशन है, और A जो है ये एक आइसोमर है। ओके, सिमिलरली R जो है ये पहला, 2 जो है ये दूसरा पोजीशन रखा है, ये 2 जो है थर्ड पोजीशन, और ये जो 5 जो है ये फोर्थ पोजीशन रखा है। CA जो है अगेन आइसोमर पोजीशन है। सिमिलरली R जो है पहला, 1 जो है दूसरा, 2 जो है थर्ड, और 4 जो है थर्ड जो है ये फोर्थ पोजीशन, 4 जो है ये फिफ्थ पोजीशन। YF जो है ये आइसोमर है। ओके, तो इसी प्रकार से देखो R जो है सबसे पहला जो है वो रेफ्रिजरेंट को डिनोट करता है। ठीक है, 1 जो है नंबर ऑफ कार्बन डिनोट करता है। ठीक है, -1 मतलब 1 है तो ये 0 कार्बन हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन को डिनोट करता है थर्ड वाला प्लेस वाला वैल्यू। ठीक है, इसमें +1 करेंगे, और 4 जो है ये नंबर ऑफ फ्लोरीन को एग्जैक्टली डिनोट करता है। ओके, A जो है ये नो लेटर द मोस्ट सिमेट्री आइसोमर्स, A जो है नेक्स्ट मोस्ट सिमेट्रिकल आइसोमर है, B जो रहेगा ये नेक्स्ट मोस्ट सिमेट्रिकल आइसोमर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलरली देखो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है, और ये A जो है सेम ये आइसोमर है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो R जो है रेफ्रिजरेंट है, नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ फ्लोरीन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। आइए अब हम अगला डायग्राम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये R1 2 3 4 ZE, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। R जो है रेफ्रिजरेंट को डिनोट कर रहा है, 1 जो है ये नंबर ऑफ कार्बन्स को, सॉरी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर 4 लेटर के हैं न्यूमेरिक डिजिट, और जो सेकंड वाला है नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट कर रहा है, थर्ड वाला जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। 4 जो है नंबर ऑफ फ्लोरीन्स को डिनोट कर रहा है, ZE जो है ये आइसोमर है। ठीक है, आइसोमेटिक डेजिग्नेशंस है, और E जो है ये कंफर्मेशन इफ एप्लीकेबल E ट्रांस Z सिस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आप लोगों को देख करके चलना पड़ेगा। ये आप लोगों को हमारे न्यूमेरिकल, इसी यूनिट के न्यूमेरिकल को बनाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होंगे। ओके, तो ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप लोग बहुत ही केयरफुली पढ़िए, समझिए, अपनी एक नोट्स कॉपी में इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करिए। आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।